आर्क फिनोमिना लास्ट टाइम हमने देखा था, तो उसकी हमने जो डिपेंडेंस देखी थी रेजिस्टेंस की, वो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, लेंथ ऑफ द आर्क एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। और प्रिंसिपल्स हमने भी देखे थे कि किन प्रिंसिपल्स के तहत ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस आर्क को मेंटेन करने के लिए अहम है। उसमें सबसे अहम था पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जिसको हम वोल्टेज का नाम देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हम इसलिए कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है एक कॉन्टैक्ट और दूसरे कॉन्टैक्ट के दरमियान कितने वोल्टेज का डिफरेंस है, कितना यानी ताकत है। फॉर एग्जांपल विद रेफरेंस टू जीरो, जीरो का मतलब है न्यूट्रल, तो हमारे पास एक न्यूट्रल है, एक फेज है। तो विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल हमारे फेज में 220 वोल्ट आ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है 220 माइनस जीरो। तो इस 220 वोल्ट को यानी हम इस तरह, यानी जो भी इसको डिफरेंस का मतलब है कि हायर माइनस लोअर वैल्यू, तो दैट इज बेसिकली नथिंग बट वोल्टेज बिटवीन द कंटेक्ट्स। आयनाइज्ड पार्टिकल बिटवीन कंटेक्ट्स का मतलब है कि जितनी ज़्यादा नमी होगी या जितना ज़्यादा वहाँ पे फिजिबल कंडीशन होगी, डाइलेक्ट्रिक कम होगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, उतने ही ज़्यादा आयनाइज्ड पार्टिकल होंगे और उतना इजीली आर्क को बनने में या उसको मेंटेन करने में हेल्प मिलेगी। तो इसका मतलब है इन दो चीज़ों को अगर हम किसी तरह ख़त्म कर दें, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंटेक्ट्स का मतलब है कि हम उसको डिस्टेंस बढ़ा दें, अगर हम तो इतना बढ़ा दें डिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस जो जीरो हो जाए उनके दरमियान। कैसे कि एक तरफ जीरो का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर एग्जांपल इफ वी कैन से हियर कि अगर हम उसका डिफरेंस बढ़ा दें तो उसके पास उस डिस्टेंस की वजह से ये एबिलिटी नहीं होगी कि वो आर्क को मेंटेन कर सके। जितना दूर हम उसको ले जाएंगे, जैसे मैंने कल भी आपको समझाया था कि हम नॉर्मल स्विचेस हाई वोल्टेजेस पे यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए स्पेशल स्विचेस होते हैं। तो और आयनाइज्ड पार्टिकल जो हैं उनको हम किसी भी तरीके से डी आयनाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम उनको डिस्पर्स कर सकते हैं। डिस्पर्स का मतलब कोई चीज़ फेंकें हवा के थ्रू, हम उसको ब्लास्ट के थ्रू, हवा के थ्रू, किसी प्रेशर के थ्रू उसको हम ख़त्म कर दें। या फिर हम कोई ऐसा मीडियम यूज़ करें जो उस आर्क को कूल कर दे, हीट को एब्जॉर्ब कर ले। तो ये दो तरीके, दोनों को हम इस तरह कर सकते हैं ताकि आर्क एक्सटिंक्शन में हेल्प मिले। तो हाई रेजिस्टेंस मेथड और लो रेजिस्टेंस मेथड, ये हमारे पास दो मेथड्स हैं। हाई रेजिस्टेंस मेथड का मतलब डेफिनेटली है कि रेजिस्टेंस किसी तरह आर्क की इंक्रीज की जाए। जब किसी चीज़ की रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो करंट को गुजरने में उतनी ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके एक हम आर्क को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड, हम रेजिस्टेंस को कम करके आर्क को ख़त्म कर सकते हैं। अब ये रेजिस्टेंस हाई की तो समझ आती है कि किसी तरह हम रेजिस्टेंस को इतना हाई कर दें। अच्छा, आप में से 23 में से मतलब एक मुझे निकाल के 22 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, तो 22 में से मेरे पास जो अभी तक है वो 21 की अटेंडेंस है। तो जो रह गए हैं दो, 20 की अटेंडेंस है। जो दो रह गए हैं वो भी अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। तो हाई रेजिस्टेंस मेथड में ये है कि इसकी तो समझ आती है कि रेजिस्टेंस आप हाई करेंगे तो करंट जीरो की तरफ जाएगा। लो रेजिस्टेंस मेथड का क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस लो करेंगे तो वो तो आर्क को फैसिलिटेट करेगा, यानी आर्क की रेजिस्टेंस को लो करना है। हाई रेजिस्टेंस मेथड का मतलब है आर्क रेजिस्टेंस को हाई करना, और लो रेजिस्टेंस मेथड है जिसमें आर्क की रेजिस्टेंस को लो करना। तो इसका मतलब है इसमें तो आर्क को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। समझने में तो ये लगता है कि आर्क को फैसिलिटेट, यहाँ पे हम आर्क को ख़त्म करने के लिए उसकी रेजिस्टेंस को हाई कर रहे हैं। तो हाई रेजिस्टेंस मेथड में आर्क की रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज करते हैं ताकि उस वैल्यू को हम कम कर सकें जो आर्क को मेंटेन कर रही है। वैल्यू इनसफिशिएंट रिड्यूस टू अ वैल्यू, हम उस वैल्यू तक ले आए उसको, और उस जहाँ तक उसकी वैल्यू यानी उसको फैसिलिटेट कर रही है उसको ख़त्म करके हम उस वैल्यू तक ले आए जो इनसफिशिएंट है उस आर्क को मेंटेन करने के लिए, और उसकी वजह से फिर ये यानी आर्क ख़त्म हो जाएगी। रेजिस्टेंस हम किन किन तरीक़ों से इंक्रीज कर सकते हैं, वो चार हमारे पास बेसिक मेथड है। ये हम जो यानी जो है मेथड, हाई रेजिस्टेंस मेथड, ये हम डीसी सर्किट ब्रेकर्स में भी यूज़ कर सकते हैं और एसी सर्किट ब्रेकर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। जबकि जो लो रेजिस्टेंस मेथड है ना, ये हम डीसी सर्किट ब्रेकर में यूज़ नहीं कर सकते। क्या कहा मैंने, कोई रिपीट करे?
जो सर लोअर हाई रेजिस्टेंस मेथड को आप दोनों में यूज कर सकते हो और लो रेजिस्टेंस को आप सिर्फ डीसी में यूज कर सकते हो। शाबाश, बिल्कुल सही है। लो रेजिस्टेंस को सिर्फ एसी में यूज कर सकते हैं, डीसी में यूज नहीं कर सकते। अगर मैंने डीसी किया तो गलती से कह दिया। लो रेजिस्टेंस को हम सिर्फ एसी में यूज कर सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह हम देखेंगे कि जीरो करंट मेथड का क्या मतलब है, क्रॉसिंग, जीरो क्रॉसिंग का इससे ताल्लुक है, जो डीसी में होती नहीं है। तो हाई रेजिस्टेंस को हम दोनों एसी और डीसी दोनों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाई रेजिस्टेंस मेथड को देखते हैं। उसमें हम, और ये देखिए, डीसी सर्किट एंड लो कैपेसिटी एसी सर्किट ब्रेकर्स। तो हाई रेजिस्टेंस में हम क्या कर सकते हैं कि लेंथनिंग द आर्क। अब लो कैपेसिटी एसी सर्किट ब्रेकर, अब ये वाहिद मेथड है जो हम डीसी में यूज कर सकते हैं। डीसी में यही हाई रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये चार तरीके हैं रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के डीसी सर्किट ब्रेकर्स में। इन चारों तरीकों में से कोई एक तरीका यूज होगा आर्क खत्म करने के लिए, जबकि एसी सर्किट में हम हाई भी यूज कर सकते हैं, लो भी। अब लो कैपेसिटी एसी सर्किट ब्रेकर में लेंथनिंग द आर्क का मतलब है हम दोनों जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको बहुत दूर ले जाएं। और मैंने उसकी आपको बताया था कि हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं होता आमतौर पे कि हम हैवी करंट से, जितना ज़्यादा करंट है, जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी, ठीक है, जितना उसके अंदर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को हमने जीरो करना है, तो उतनी ही 500 केवी पे हमें जो सर्किट ब्रेकर चाहिए होगा उसके लिए तो हमें बहुत दूर लेके जाने पड़ेंगे कॉन्टैक्ट्स, बनस्बत उसके जो हम 220। लेकिन वो पॉसिबल नहीं। लेकिन वो फिर हमें बल्क पॉसिबल इस सेंस में हो सकता है, लेकिन हम उसको इतना बल्कि साइज हम कहाँ पे अकोमोडेट करेंगे इतना बड़ा जबकि हमारे पास मुख्तलिफ जब तरीके मौजूद हैं, और तरीके मौजूद हैं जो हैंडी भी हैं, आसान भी हैं। तो डीसी में सिर्फ यही चार तरीके हैं। सबसे पहले लेंथनिंग। अब लो कैपेसिटी इसलिए लिखा हुआ है, आप समझ आइए ना लो कैपेसिटी क्यों लिखा है, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस अचीव करना लो कैपेसिटी में ही फिजिबल रहता है हमारे लिए, और डीसी में तो मजबूरी है कि यही चार तरीके। कूलिंग द आर्क में है कि कूलिंग हेल्प्स इन डियोनाइजेशन। कूलिंग का मतलब है कोई ऐसी चीज यूज करना जो आर्क की हीट को एब्जॉर्ब कर ले या उसको न्यूट्रल कर दे। अब वो कौन सी ऐसी चीज हो सकती है? सबसे उसकी एक जबरदस्त एग्जांपल है SF6 गैस। हम उस गैस को यूज करते हैं, वो गैस में ये एबिलिटी होती है, वो ना सिर्फ हीट को एब्जॉर्ब करती है बल्कि वो डीआयनाइज यानी पार्टिकल्स को डीआयनाइज करने में, यस डाइलेक्ट्रिक सर। स्ट्रेंथ को सर हमने जिधर जी जी इंटर्नशिप की थी ना, उधर ये क्या कहते हैं, जहाज से आगे वो ये उन्होंने SF6 गैस के साथ वो सारा उसको वो आइसोलेट किया हुआ था। ये 135 केवी का ना वो ग्रिड था, तो उन्होंने SF6 गैस के साथ ना सारा उसको किया हुआ था, ये अपना आइसोलेट किया हुआ था और कूल किया हुआ था, प्रोटेक्ट किया हुआ था। वो एक्चुअली वो इंडोर रिसेक्शन था, गैस इंसुलेटेड, हाँ। तो जिसमें इसीलिए ना, SF6 गैस। हाँ, SF6 की एबिलिटी होती है कि वो जो आर्क प्रोड्यूस होती है ना उसको कूल डाउन करने में, और जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना उसको रीगेन करने में हेल्प करती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रीगेन हो जाएगी तो आर्क ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो थर्ड हमारे पास है रिड्यूसिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ द आर्क, जो हमने बात की थी कल भी, कि क्रॉस सेक्शनल एरिया हम किसी तरह आर्क का कम कर दें। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा तो जो वोल्टेज है, अगर हम क्रॉस सेक्शन को कम करेंगे तो वोल्टेज आपको ज़्यादा चाहिए होगी। अगर हम आर्क की क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर दें तो आपको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होगी ना उसको मेंटेन करने के लिए। तो उसका मतलब ये है कि देखिए आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, और एक क्रॉस सेक्शन यानी इसमें आपकी आर्क है, लेकिन अगर आपकी आर्क फर्ज करें आप इतने हिस्से में कन्फाइन कर दें आर्क को, तो इस आर्क को मेंटेन करने के लिए आपके पास वोल्टेज ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि पाथ कम हो गया आपके पास। तो इसका दूसरा मतलब यह है कि इसकी आपने रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दी। ठीक है, अब हम इस तरह किस तरह करते हैं कि अगर हम इसको किसी ऐसी जगह पे ओपन करें जहां पे पाथ ऐसा हो कि उस पाथ में से जो आपकी आर्क है उसको गुजरना पड़े यहां तक पहुंचने के लिए, हम इसको ओपन करें तो उस आर्क को किसी पाथ में से गुजरना पड़े, तो उसमें हम वो जैसे अगर आपको पता हो तो हम उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश का मुझे पता नहीं, जो उर्दू में हम छाननी का वर्ड यूज करते हैं, उस तरह के होल्स होते हैं प्लेट्स में, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हम वो कोई छाननी नहीं यूज करते हम घरों में, वैसे यानी होल्स होते हैं ना उनमें, जी सर। तो उसी तरह की प्लेट्स होती हैं जिसके अंदर होल्स जी मौजूद सर। होते हैं, तो हम उसके थ्रू आर्क को डिफरेंट उसमें हम स्प्लिट कर सकते हैं। स्मॉलर एरिया हम उसको कन्फाइन कर सकते हैं स्मॉलर एरिया में। फिर स्प्लिटिंग द आर्क। स्प्लिटिंग द आर्क में मतलब हम बजाय एक कंप्लीट आर्क के हम सर उसको, वो जी जी
सर जो आपने कहा वो छाननी होगी, वो मेटल मेटल मटेरियल की होगी। मेटल मटेरियल है, कोई भी ऐसी चीज जो उसको उसमें से बजाय उसको कंप्लीट गुजारने के, आप यानी एरिया कन्फाइन करना है आपने, आप ये समझ लो। ठीक है। उसकी ओपनिंग जो है ना, आपने जैसे ही ओपन होता है आपकी जो कंटेक्ट्स ओपन होते हैं, तो जो ओपनिंग है ना कंटेक्ट्स की, वो आप इस तरह करते हैं कि आर्क का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, वो उसको उस नैरो ओपनिंग्स में से गुजरना पड़े। ठीक है, उससे क्या होगा, मैं ये इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके पास फर्ज करें ये वो नहीं है कि मुख्तलिफ स्प्लिट हो जाएगा, वो ये है स्प्लिटिंग द आर्क, जिसमें मुख्तलिफ पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। इसका मतलब है कि बजाय इसको पूरे उसमें से इस खास इस एरिया में से गुजरेगी आर्क, बजाय पूरे आर्क इसमें से सारे में से गुजरे, उसको हम आर्क को कन्फाइन कर देंगे कि वो इस एरिया में से पास करे, यानी एक स्मॉलर एरिया में से पास करे। ठीक है, अब स्मॉलर एरिया में से पास जी करेगी, इसका मतलब है कि उसके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस हो गया और उसको जो पोटेंशियल है वो उसको ज्यादा चाहिए इस आर्क को मेंटेन करने के लिए, जिसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी और हम उसको इजीली एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। स्प्लिटिंग द आर्क का मतलब है जिसमें हम आर्क को मुख्तलिफ हिस्सों में 5, 6, 7, 8 में डिवाइड कर सकते हैं, स्मॉल आर्क्स में, बजाय एक एक लंबी चौड़ी इकट्ठी स्ट्रॉन्ग आर्क की बजाय उसे हम स्प्लिट कर सकते हैं डिफरेंट आर्क में। अब ये किस तरह हो सकता है, इसमें हम जो आर्क और कॉन्टेक्ट्स के दरमियान हम कुछ ऐसी चीजें, अब वो बजाय एक होल के, यानी जैसे छाननी है मेटल प्लेट होल है, उस होल की बजाय अब मल्टीपल हमारे पास सुराख उसके अंदर मौजूद होंगे, बजाय एक कन्फाइंड स्पेस के हमारे पास अब मल्टीपल स्मॉल स्पेसेस मौजूद होंगी। एक तो ये तरीका है। सेकंड तरीका हमारे पास स्प्लिटिंग द आर्क में ये है कि हम कॉन्टेक्ट्स की शेप को चेंज कर देते हैं। ठीक है, जो सेकंड कॉन्टेक्ट है उसमें हम शेप को ही चेंज कर देते हैं, कुछ इस तरह की शेप्स वो यूज होती हैं। ठीक है, तो इस शेप के अंदर वो यानी कुछ होता है और यहाँ से आउटलेट होती है, तो ये जब मिलता है तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है सच, लेकिन जैसे ये अलग होता है तो जो आर्क होती है वो स्प्लिट होके इसके अंदर से गुजर यानी आ जाती है, इसके अंदर से जब पास होती है तो वो हम आगे इसकी शेप्स भी देख लेंगे, अभी टू अर्ली है, बस आपके जहन में होना चाहिए कि क्रॉस सेक्शन ऑफ द आर्क में हम उसको एक नैरो ओपनिंग से गुजारते हैं, और नैरो ओपनिंग से जैसे हमारे वो छाननी है जैसे प्लेट है, लेकिन उसमें एक सिंपल सिंगल होल मौजूद होगा, सिंगल होल या यानी जगह उसकी नैरो होगी, जबकि स्प्लिटिंग द आर्क में हमारे पास मल्टीपल गैप्स, उससे मल्टीपल उसकी स्मॉल, इंक्रीज हो। हाँ जी, मल्टीपल स्मॉल होल्स मौजूद होंगे। लो रेजिस्टेंस या करंट जीरो मेथड जो हमारे पास सिर्फ एसी में ही यूज हो सकता है, उसकी सबसे बड़ी वजह कि हम यहाँ पे एक एसी सिग्नल की एक क्वालिटी है कि वो हर एक कंप्लीशन एक कंप्लीट साइकिल में वो जीरो क्रॉसिंग से गुजरता है, हर हाफ साइकिल के बाद वो जीरो क्रॉसिंग से गुजरता है। एसी सिग्नल की खूबी है कि हर हाफ के बाद वो जीरो क्रॉसिंग का मतलब है जो जीरो है, ये जो जीरो लाइन है मतलब 220 है ना, तो 220 और -220 ऐसी होना है ना, तो 220 पीक टू पीक यही होगी, या 110 कर लें, 110 है तो ये 110 है, तो पीक टू पीक 110 और -110 आपके पास मौजूद है, तो इसने हर हाफ के बाद जीरो से गुजरना है। जब ये जीरो क्रॉसिंग से गुजरेगी तो इस जीरो क्रॉसिंग से गुजरते वक्त करंट की वैल्यू क्या होगी उस इंस्टेंट में, एनीवन? करंट की वैल्यू सर जी उस टाइम हाई होगी ना। वेरी गुड, जब जीरो क्रॉसिंग से गुजरेगा करंट तो करंट की वैल्यू अच्छा क्या होगी? जीरो क्रॉसिंग में करंट ठीक है वो सर जीरो ही जीरो हो होगी। जाएगा ना, जीरो करंट होगी, जीरो हो मैं जाएगा। पीक का समझ रहा हूँ, आप पीक का बोल रहे एक साइकिल में 2 दफा करंट जीरो होता है। जीरो होगा, हो तो एक करंट साइकिल की में, हाँ जी वैल्यू 2 और दफा होगा। जो वोल्टेज है वो उससे बिल्कुल उल्ट है, जब करंट जीरो होगा वोल्टेज मैक्सिमम होगी। ठीक है, जी हाँ तो जी, वोल्ट यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। ये मेथड यहाँ पे यूज करते हैं हम जब करंट जीरो होता है, ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है सर्किट्स ओनली, जब क्योंकि यहाँ पे डीसी सर्किट में तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, डीसी का मतलब है एक स्ट्रेट डायरेक्ट करंट, स्ट्रेट लाइन, कोई अल्टरनेटिंग नहीं है, कोई चेंज नहीं होता पॉजिटिव नेगेटिव में, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि हमारे पास एक सिंपल यानी सीधा सीधा हमारे पास एक खास थ्रेशोल्ड है, खास मैग्नीट्यूड का हमारे पास करंट मौजूद है, जबकि डीसी में वो जीरो हो रहा है, इसलिए हम इसको सिर्फ एसी सर्किट्स में यूज कर सकते हैं। अब लो रेजिस्टेंस का मतलब है हम आर्क की रेजिस्टेंस को लो रखते हैं,
तो लो रखते हैं जानबूझ के ताकि करंट जीरो पे आए। जब करंट जीरो पे आएगा तो जीरो करंट का मतलब है आर्क ऑटोमेटिकली खत्म हो जानी चाहिए ना। इसका मतलब यही है कि आर्क ऑटोमेटिकली जब करंट ही जीरो पे आ गया तो आर्क को ऑटोमेटिकली खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन उस वक्त एक बहुत बड़ा मसला ये है कि आर्क जब करंट जीरो पे होगा तो चूंकि 90 डिग्री आउट ऑफ फेस होता है आपकी वोल्टेज, तो एट द सेम टाइम वोल्टेज इज एट इट्स पीक। तो इसकी वजह से हमारे पास उस ब्रीफ मोमेंट के लिए जो यानी आप कह लेंगे जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जीरो हो जाती है, लेकिन जो असल में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मौजूद है उसमें वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होने की वजह से हम उसे कहते हैं कि री स्ट्राइकिंग, यहाँ पे यूज भी होगा वर्ड री स्ट्राइकिंग वोल्टेज रेड में लिखा हुआ है। तो उस ब्रीफ मोमेंट के लिए चूंकि आपके पास रेजिस्टेंस भी लो है, रेजिस्टेंस लो होने की वजह से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी उसकी कम है। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में आसानी से उसको हम ओवरकम करके आपकी वोल्टेज ओवरकम करके आपके कॉन्टेक्ट्स के अक्रॉस वोल्टेज दोबारा बना सकती है, जिसको हम रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, अगर रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज यानी एनएफ हो, एनएफ का मतलब क्या है? अब एनएफ की टर्मिनोलॉजी क्यों यूज होती है कि हम चाहते हैं कि किसी तरह वो जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं, वो जो आर्क क्रिएट हुई है वो इलेक्ट्रॉन्स ही है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज करंट। तो वो जो आर्क प्रोड्यूस हुई है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी तरह न्यूट्रल हो जाएं, कूल डाउन हो जाएं। अब न्यूट्रल कब होंगे? वो उसी टाइम में, उसी जब वो आर्क प्रोड्यूस हुई है फिर ही न्यूट्रल होना शुरू होंगे ना। अगर रेट ऑफ these electrons who are getting, we are trying to get them neutral, अगर इस चीज का रेट, ये पेस, ये स्पीड अगर फास्ट है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज में या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के गेन होने में उससे फास्ट है, तो इसका मतलब है नेक्स्ट साइकिल तक आर्क एक्सटिंग्विश हो जाएगी, क्योंकि बहुत तेजी से न्यूट्रल हो रहा है ना अगर आपके पास कोई कूलिंग मीडियम मौजूद है, कोई ऐसी गैप्स मौजूद है। लेकिन अगर ये स्लो है और रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज या डाइलेक्ट्रिक मीडियम इतनी तेजी से बिल्डअप नहीं होता, तो आर्क रीस्ट्राइक नहीं कर सकेगी और आपकी जो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। समझ आएगी बात की? सर ये जो डाइलेक्ट्रिक की बात आप कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक तो उसमें ऑलरेडी कोई भी मीडियम, डाइलेक्ट्रिक का मतलब है ऑयल यूज करने गैप पे पे ऑयल डिपेंड करेगा डाइलेक्ट्रिक कि है। डाइलेक्ट्रिक नहीं, ऑयल के अंदर अगर हम ओपन करवाते हैं तो मीडियम हमारा ऑयल है, अगर हम एयर में ओपन करवा रहे हैं तो मीडियम हमारा एयर है, अगर हम SF6 में ओपन करवा रहे हैं तो मीडियम हमारा लेकिन SF6 है। फिर स्मॉल का क्या मतलब है इसमें सर? क्या मतलब? कम यानी कम यूज कर रहे हैं हम। स्मॉल मतलब स्मॉल डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब कि स्मॉल ये डाइलेक्ट्रिक वर्ड जो स्ट्रेंथ का लिखा हुआ है ना, मतलब यहाँ पे ये वाला वो कह रहा है कि चूंकि हाँ जी रेजिस्टेंस लो है, रेजिस्टेंस लो है, रेजिस्टेंस लो होने की वजह से आपका रेजिस्टेंस लो का मतलब आप कंडक्शन पाथ ही प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये है ही लो रेजिस्टेंस में। हाँ जी, तो लो रेजिस्टेंस में आप आर्क को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि खुद से जीरो पे टकराए। जीरो जब जैसे जीरो क्रॉसिंग पे आएगी, जीरो क्रॉसिंग पे आके नेचुरल फिनोमेना के थ्रू ये एक्सटिंग्विश हो। अब जो नेचुरल फिनोमेना में एक्सटिंग्विश होती है तो प्रॉब्लम हमें क्या आता है कि चूंकि लो रेजिस्टेंस होती है और हमारा जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की स्ट्रेंथ लो होगी लो रेजिस्टेंस की वजह से, वो इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं ना होगी कि इतनी ज्यादा रिकॉम्बिनेशन इतनी तेजी से रिकॉम्बिनेशन नहीं बनेगी, नहीं होगा, न्यूट्रल नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से आप वोल्टेज भी एट द सेम टाइम हमें पता है क्योंकि करंट और वोल्टेज आपस में हमेशा आउट ऑफ फेज होते हैं, करंट मैक्सिमम वोल्टेज मिनिमम, मैक्सिमम तो करंट मिनिमम, तो वोल्टेज रीस्ट्राइक करेगी कंटेक्ट्स के क्रॉस। जो दो कंटेक्ट्स आपके आर्क के वो हो चुके हुए हैं, अलग हो चुके हुए हैं, अब वोल्टेज कोशिश करेगी अपने पोटेंशियल को मेंटेन करके आर्क को मेंटेन करना। वो रीस्ट्राइकिंग का मतलब जैसे आर्क आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही होगी लेकिन अचानक जीरो क्रॉसिंग पे करंट तो जीरो है लेकिन वोल्टेज ने रीस्ट्राइक कर दिया। तो उसकी बात हम कह रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होने की वजह से अगर हमारा रिकॉम्बिनेशन जो रेट है वो तेज होगा तो आर्क दोबारा नहीं बन सकेगी जिसमें वोल्टेज जो है वो रीस्ट्राइक नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी तेजी से रीगेन हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा ना हो सकता हुआ तो फिर रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज वो रीस्ट्राइक करेगा, हमें एक रीगेन हो जाएगी वोल्टेज नहीं, हमें दोबारा वेट करना पड़ेगा दोबारा ये जीरो क्रॉसिंग पे आए। अब बात समझ आ गई? ओके है ना, समझ आ गई? जी हाँ जी, तो हाँ जी सर जी। अब इसका मतलब है हमें एक ही चीज यानी हमें नेक्स्ट दोबारा उस दफा तो हम फर्स्ट जब
जीरो क्रॉसिंग पे है तब तो रीस्ट्राइक करेगी वोल्टेज, हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इस काबिल नहीं थी। लेकिन सेकंड टाइम पे हमारी कोशिश होगी कि चलो सेकंड टाइम पे ये सही, यानी ज्यादा साइकिल्स ना ले, फर्स्ट जीरो क्रॉसिंग में हो जाए नहीं तो सेकंड जीरो क्रॉसिंग में हो जाए, ये किसी ना किसी तरह जल्द अज जल्द पकड़ी जाए, आर्क खत्म हो जाए। अब इस आर्क में एक ही चीज हम ट्राई कर रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है उसको हम किसी तरह तेजी से इंक्रीज करें, इसके अलावा तो हम कर कुछ नहीं रहे, यही कर रहे हैं ना लो रेजिस्टेंस में, कि यस हम सर, किसी तरह ये डाइलेक्ट्रिक करने की कोशिश करने चाह रहे हैं स्ट्रेंथ कि तेजी से इंक्रीज करे। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हम रैपिडली इंक्रीज हो किसी तरह, और जब भी करंट जीरो अचीव हो। तो इसको हम दो चीजों से फिर कर सकते हैं। सबसे पहले कि आयनाइज्ड पार्टिकल्स को हम रिकंबाइन करें, यानी कॉजिंग द आयनाइज्ड पार्टिकल इन द स्पेस बिटवीन टू रिकंबाइन इनटू न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। अब ये किस तरह कर सकते हैं, हमें उसको उन आयनाइज्ड पार्टिकल्स को हम ऐसी चीज प्रोवाइड करें, ऐसा मीडियम प्रोवाइड करें, हम उसको यानी इस केस में हम उसको ऐसा माहौल प्रोवाइड करें जो डी आयोनाइज्ड चीजों पे मुश्तमिल हो, उन पार्टिकल्स पे मुश्तमिल, फॉर एग्जांपल ऑयल है या फिर वैक्यूम है या फिर SF6 है, तो हम उसको यानी उसको एनवायरनमेंट ही ऐसा दे रहे हैं कि जब वो उसमें ओपन हो तो उसके पास जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आपका जो एक मैंने हाथ रखा हुआ किसी चीज पे, किसी बॉटल पे, और उस बॉटल को अपने हाथ पे उल्टा कर लिया और नीचे मैंने रख दिया फोम, या दूसरी मेरे पास ऑप्शन है प्लास्टिक रखने की। जैसे मैं हाथ पीछे करूंगा तो प्लास्टिक पे पानी डिस्पर्स हो जाएगा, जाहिर बात है नीचे गिर जाएगा, लेकिन जैसे फॉर्म पे पानी आएगा तो फॉर्म के अंदर पानी जज्ब हो जाएगा, फॉर्म के अंदर एबिलिटी अपने अंदर पानी जज्ब करने की। इसी तरह हम फर्स्ट में ये कोशिश करते हैं कि उसको हम ऐसी जगह पे ओपन करें जो अब फॉर्म ने बेसिकली क्या किया, न्यूट्रल कर दिया। न्यूट्रल एक किस्म का हमारे इस एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पानी को जज्ब कर लिया, न्यूट्रल हो गया। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन्स को जज्ब कर लेगी आपकी गैस या आपका ऑयल, तो वो जाहिर बात है उनके डिफरेंट फिनोमिना है जिनके थ्रू वो इसको न्यूट्रल करते हैं, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। सेकंड क्या है कि हम उनको रिप्लेस स्वीप कर दें। अब स्वीप किस तरह करते हैं कि हम किसी भी तरह, जैसे ही ये कॉन्टेक्ट्स हैं जी और ये जस्ट ओपन हुए हैं तो इनके दरमियान ये आर्क स्टक हो गया फर्ज करें, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक ना कोई चीज रखी होगी, ठीक है, जो यहाँ पे फिक्स है, जैसे ही, और इसका जो ताल्लुक है इसकी मूवमेंट का वो इसके साथ कनेक्टेड है। जैसे ये फिक्स कॉन्टेक्ट है, ये मूविंग कॉन्टेक्ट है, जैसे ये मूव करके नीचे आएगा उसके मूवमेंट की वजह से यहाँ पे जो मैकेनिकल मूवमेंट है वो यहाँ पे भी उसका असर होगा, और जैसे ही ये नीचे आएगा इस मैकेनिकल मूवमेंट की वजह से यहाँ से या हवा निकलेगी या गैस निकलेगी, और सॉरी हाँ गैस होगी या हवा होगी या फिर ऑयल होगा, जो इसके इस पाथ में थ्रो होगा जोर से, ताकि इन आयोनाइज्ड पार्टिकल स्वीप कर दिया जाए अवे फ्रॉम दिस पाथ, ताकि उनको डिस्पर्स कर दें। ठीक है, तो ये दो मेथड्स हैं हमारे पास जिसके थ्रू हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को रीगेन होने में इंक्रीज कर सकते हैं। हाँ, उसको हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, डीआयोनाइजेशन ऑफ द मीडियम, फिर ये चार चीजें हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, तो हम इसी को देख रहे हैं कि किस तरह हो सकता है कि हम रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज को आपकी जो स्पेस कॉन्टेक्स्ट है, जो आपका मूविंग और फिक्स कॉन्टेक्स्ट के दरमियान जो स्पेस है जहाँ पे आर्क स्टक हो जाती है, उसको ब्रेक ना कर सके दोबारा। तो डीआयोनाइजेशन ऑफ द मीडियम कैन बी अचीव्ड बाय लेंथनिंग, हम उनको ज्यादा दूर ले जाएं, या फिर हम प्रेशर इंक्रीज कर दें। जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब ये असल में यही है कि आपके जो पार्टिकल्स होंगे वो, चूंकि प्रेशर अब ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा का मतलब डीआयोनाइज्ड पार्टिकल ज्यादा है, क्योंकि आर्क ने तो बाद में स्टक होना है ना, जब आर्क स्टक होगी तो ज्यादा पार्टिकल्स मौजूद होंगे उनको खत्म करने के लिए, तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ डीआयोनाइजेशन भी उतनी ही हिसाब से उतनी ही तेजी से इंक्रीज हो जाएगा। समझ आई बात की, प्रेशर इंक्रीज से, कि जिस तरह हम देखें ना पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक कम प्रेशर वाली जगह पे कम है, लेकिन एक ज्यादा प्रेशर वाली जगह पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, और जब आर के इस तरह की कोई चीज होगी तो प्रेशर उसी तरह उस पर ज्यादा तेजी से उस पर असरअंदाज होगा। जब प्रेशर ज्यादा होगा तो उतनी तेजी से रिकॉम्बिनेशन होगा। यस सर, तो जिसकी वजह से स्ट्रेंथ उसकी, कूलिंग का मतलब वही डाइलेक्ट्रिक उतनी तेजी से वो, हाँ, कूलिंग का मतलब है हम उसको किसी तरह अलाउ करें कि उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लें, और ब्लास्ट इफेक्ट वही है कि हम उसको रिप्लेस कर दें। तो ये चार चीजें एक ब्रॉड में हम उसको चार चीजें ये
हम यूज कर सकते हैं लेंथनिंग, हम उसको दूर ले जाएं, हम उसको प्रेशर इंक्रीज कर दें, हम कूलिंग, उसको किसी तरह कूलिंग इफेक्ट दें, डियोनाइज करने के लिए कोई भी ऐसी चीज यूज कर लें, और ब्लास्ट इफेक्ट में हम उनको स्वीप अवे कर दें। इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें सबसे पहले ये आर्क वोल्टेज। आर्क वोल्टेज का मतलब है वो वोल्टेज जो दो कंटेक्ट्स के दरमियान, फिक्स्ड और मूविंग कंटेक्ट्स के दरमियान हो, जैसे ही एट द इंस्टेंट जब सर्किट ओपन हो, जैसे सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करे तो मूविंग कंटेक्ट जैसे ही नीचे आए तो उसके दरमियान जो स्टक हो जाएगी एक वोल्टेज जो अपीयर होगी, जाहिर बात है फिक्स्ड और मूविंग कंटेक्ट के दरमियान, उसको हम आर्किंग वोल्टेज कहते हैं। आर्किंग उस टाइम को आर्किंग पीरियड कहते हैं, उस वोल्टेज को आर्किंग वोल्टेज कहते हैं, ओवरऑल उसको आर्क कहते हैं। ठीक है, तो उसमें ये देखिए ये फिनोमेना जिसकी हम बात कर रहे थे कि फॉल्ट करंट जो है, here you can see the fault current जीरो है एट द इंस्टेंट, लेकिन इस जीरो इंस्टेंट में यू कैन सी हियर द वोल्टेज, सिस्टम वोल्टेज रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज हाई है मैक्सिमम। तो इस जीरो इंस्टेंट पे ये रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज उस फिनोमेना की वजह से, क्योंकि लो रेजिस्टेंस और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी स्मॉल है, तो ये रीस्ट्राइक की वोल्टेज। अब ये रीस्ट्राइक किया वोल्टेज, इसका मतलब है कि आपकी जो सिस्टम वोल्टेज है वो ये है। ठीक है, तो रीस्ट्राइक करने की वजह से अगर आप इस रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज को उसको काबू कर लें और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपकी इतनी स्ट्रांग हो कि इससे पहले पहले ही वो इसको काबू कर ले, तो इसका मतलब है कि आपने इसको आग को खत्म कर लिया। लेकिन अदरवाइज अगर आप इसको नहीं कर सके तो यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट हाफ साइकिल, तो फिर नेक्स्ट आपको जीरो क्रॉसिंग का वेट करना पड़ेगा। तो ये रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिएंट है जो कंटेक्ट्स के क्रॉस अपीयर होता है। रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, अब हमारे पास चूंकि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, ठीक है, ये उन मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड्स का भी इफेक्ट होता है कि हमारे पास जो ट्रांजिएंट वोल्टेज है ये हमने उसका पूरा फिनोमिना समझ लिया, लेकिन उसका मेन कॉज क्या है कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ट्रांसमिशन लाइन और आपके जो जनरेशन प्लांट है उसके दरमियान, तो उसकी वजह से भी ये ट्रांजिएंट वोल्टेज अपीयर होती है। क्योंकि अगर आपका फॉल्ट करंट आएगा या फर्ज करें अचानक करंट जीरो होता है, तो करंट जीरो होता है तो अचानक सारा सिस्टम तो जीरो नहीं हो गया ना, वोल्टेज तो वैसे ही प्रोड्यूस हो रही है, वोल्टेज तो वैसे ही प्रोड्यूस हो रही है, और आपकी जो एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, उन्होंने तो अपना वो तो नहीं अचानक जीरो हो जाएंगी, तो करंट को मेंटेन करने की कोशिश तो करेंगी ना, इतने हाई वोल्टेजेस, इतने हाई जो आपका सिस्टम है वो मेंटेन करने की कोशिश करेंगी जी। तो वो भी बेसिकली इसको उसकी वजह से जो ये जो कॉज होती है, उसका कॉज बेसिकली क्या है, कॉज ये है जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उसकी वजह से रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज यानी पैदा होती है या बनती है। जी जी पूछें, कोई क्वेश्चन है? सर लेकिन ये जो करंट इंस्टेंट के लिए जीरो होता होगा, ये भी तो बहुत यानी कि वो एक नैनो सेकंड्स के लिए होता होगा कि सिस्टम में डिस्टरबेंस तो नहीं आती होगी, लेकिन जीरो तो होता है ना, कि नैनो सेकंड्स के लिए हाँ भी ये जीरो है होता है। बस। आप ये देखिए कि जीरो तो होता है, हम इसी चीज को तो फायदा उठाते हैं, ये तो सारा फिनोमिना सही। बहुत तेजी से हो रहा है। अब आप कहेंगे 50 साइकिल्स को यहाँ पे हमने एक सेकंड में 50 साइकिल्स आ रहे हैं। अब 50 जी। साइकिल्स में आपका इसका मतलब है कि 50 साइकिल में आपका 100 टाइम जीरो क्रॉसिंग हो रही है। ठीक है, तो हम ये तो नहीं कहते कि यानी इतने फर्स्ट 0.5 मिली सेकेंड में ही खत्म हो जाए, हाँ जी, 1/50 हो हम गया, वो साइकिल्स को नहीं गिनते। हम साइकिल्स को नहीं गिनते, हमने ये देखना है कि हमें पता है कि 0.12 सेकंड्स में खत्म हो रही है, 0.15 सेकंड में खत्म हो रही है, उसी हिसाब से उतने साइकिल्स लगेंगे उसके। हाँ जी। ठीक है, तो इस ट्रांजिएंट वोल्टेज को सही है। हम फिर रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज कहते हैं, और आपकी जो इंटरप्शन है, करंट इंटरप्शन, करंट का जीरो होना, वो इसी रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज पे डिपेंड करता है। यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं ना कहीं, इफ यही लिखा है सर, रीस्ट्राइकिंग आप जिधर वोल्टेज कर्सर कर। ज्यादा रैपिडली मूव करेगा, राइज करेगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से आर्क अदर हाफ साइकिल के लिए भी, जिसकी हम शुरू में बात की थी, जबकि अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा तेजी से बन जाए, और मैंने आपको बता दिया वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा तेजी से बन जाएगा मतलब क्या है कि रिकॉम्बिनेशन रेट हमारा हाई हो, ये न्यूट्रल करने का इफेक्ट हमारा ज्यादा हो, डीआयोनाइजेशन हमारी ज्यादा तेजी से हो, देन आर्क फेल्स टू रीस्ट्राइक, करंट विल बी इंटरप्टेड। रिकवरी वोल्टेज बेसिकली क्या है कि आपकी जो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज के बाद दोबारा सिस्टम नॉर्मल सिस्टम फ्रीक्वेंसी पे वापस आ जाना, ये रिकवरी वोल्टेज कहलाता है। ये आमतौर पे वही होती है जो हमारी नॉर्मल 50 या 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो हमारी सिस्टम की चल रही है उसी पे वापस आ जाना, ये तकरीबन उसके बराबर बराबर होती है कि रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज अचानक जब खत्म हो जाए
तो दोबारा उस वोल्टेज पे वापस आना, दैट इज कॉल्ड एज रिकवरी वोल्टेज। ओके, क्योंकि रिकवरी वोल्टेज इसलिए उसको कहते हैं क्योंकि आफ्टर स्ट्राइकिंग वोल्टेज तमाम फिनोमिना के जो दोबारा फिर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे नॉर्मल जो वोल्टेज पे वापस आने, तो रिकवर किया ना वोल्टेज ने, इसलिए उसको रिकवरी वोल्टेज कहते हैं सब फिनोमिना में। ठीक है, तो इसको आपने एक नजर बाकी भी देख लेना। जो आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर्स है, इसको दोबारा ना मीटिंग को दोबारा काइंडली ज्वाइन कर लें। मीटिंग दोबारा सर बस करें, बहुत है। नहीं, मीटिंग दोबारा ज्वाइन कर लें।